हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मिथिला जी का मस्ती यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसी तरह के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दबाइए इस घंटे के आइकन को, ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं मिथिला जी के मस्ती चैनल। इस चैनल में आप सभी व्यूअर्स का मेरे ओर से हार्दिक बधाई। दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यह टॉपिक एक सामाजिक ज्वलंत मुद्दा है और यह टॉपिक इतना महत्वपूर्ण है कि इस टॉपिक के माध्यम से आप लोगों को हम यह बताना चाहेंगे कि हमारा राज्य बिहार आखिर पिछड़ा क्यों है। तो आज का टॉपिक है बिहार में जो बाढ़ आती है, बाढ़ का सबसे महत्वपूर्ण कारण कोसी नदी है। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। प्रश्न ये उठता है कि हमारे राज्य में कोसी नदी पर इतने सारे डैम बने हैं, कोसी नदी पर इतनी सारी राजनीतियाँ रोटी सेकी गई है। हम लोगों को प्रत्येक बार सरकार यह कह कर के वोट लेती है कि आप लोगों को बाढ़ से सदा के लिए हम छुटकारा दिला देंगे। आप तमाम बिहार के रहने वाले किसान भाई बहन अगले बार आप लोग खुशहाल जिंदगी व्यतीत करेंगे। लेकिन प्रत्येक बार हम लोग यही देखते हैं कि हम लोग के साथ छलावा होता है। दोस्तों, यह टॉपिक के माध्यम से आप लोग को हम यह बताना चाहते हैं कि बाढ़ एक समस्या है। हम तो ये भी कहना चाहेंगे कि बाढ़ एक वरदान भी है और एक अभिशाप के रूप में भी है। बाढ़ एक समस्या है, इसका परिणाम क्या होता है और इससे निदान कैसे पाया जा सकता है, इससे छुटकारा कैसे मिल सकती है। तो आप लोगों को आज हम बिंदुवार ढंग से बताने का प्रयास करेंगे कि बाढ़ से संबंधित हम लोग जितने बिहार के वासी, खास करके उत्तर बिहार के वासी हैं, आखिर बिहार में बाढ़ इतना भयानक रूप प्रत्येक वर्ष क्यों ले लेती है। तो इससे संबंधित आज आप लोगों को हम देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बताना चाहेंगे। यह कहानी वर्ष 1954 ईस्वी का है। जब हमारा देश आज़ाद हुआ था, उस समय में हमारे देश में बहुत सारी बहुउद्देशीय परियोजना लागू की गई। स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में पहली बार दामोदर घाटी परियोजना वर्ष 1948 ईस्वी में लाया गया और जिसका समाधान 1963 ईस्वी के आसपास किया गया। इसी कड़ी में, इसी दौर में 1954 ईस्वी में भारत और नेपाल के बीच एक समझौता होता है, एक संधि होती है और 1954 ईस्वी के संधि के तहत ही वर्ष 1956 ईस्वी में कोसी में बांध बनाया जाता है और इसके अंतर्गत बाढ़ को रोकने के लिए 56 फाटक का निर्माण किया जाता है कि अगर बाढ़ ज़्यादा से ज़्यादा आता है तो बाढ़ के पानी को फाटक के माध्यम से रोक देते हैं। तो प्रश्न ये उठता है कि बाढ़ को रोकने के लिए 56 फाटक का निर्माण तो किया गया है, आखिर बिहार के लोग, खास करके उत्तरी बिहार के लोग बाढ़ की विभीषिका से कैसे परेशान हो जाते हैं। आखिर कारण क्या है? कारण के अगर हम अंदर में जाएंगे तो मुझे यह एहसास होता है कि दोषी सरकार है। सरकार दोषी क्यों है? तो जितने सारे हमारे बिहार वासियों के साथ सरकार ने प्रोमिस किया, वादा किया, हम ये कर देंगे, दिस कर देंगे, दैट कर देंगे, लेकिन ऐसा जमीनी स्तर पर देखने को नहीं मिलता है। सुशासन बाबू कहते हैं कि बाढ़ एक समस्या है, प्राकृतिक आपदा है और इससे छुटकारा पाया जा सकता है। सवाल ये उठता है, जब चाइना समुद्र में बांध बना करके पानी को रोक करके और बहुत सस्ता बिजली उत्पन्न कर सकती है, तो हमारा देश क्यों नहीं कर सकता है। जब हम एक बार में मंगल मिशन पर फतह गाड़ सकते हैं
मंगल मिशन सफल हो सकता है, तो बाढ़ जैसी समस्या से छुटकारा क्यों नहीं पाई जा सकती है। इसके पीछे कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति कमजोर है। अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति मजबूत हो जाए तो बाढ़ जैसी विभीषिका, बाढ़ जैसी समस्या से सदा के लिए उत्तर बिहारियों को छुटकारा मिल सकता है। तो इसी कड़ी में कुछ हम आप लोगों को आज टिप्स बताना चाहेंगे कि बाढ़ से छुटकारा कैसे पाया जा सकता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि बाढ़ जो आती है तो केवल घाटा ही होता है। बाढ़ आए, बाढ़ चली जाए तो उसे एक फायदा है। फायदा क्या है? तो चूंकि बाढ़ जो पानी लाती है उसमें जलोढ़ मिट्टी रहता है, जो उपजाऊ खेती के लिए यह मिट्टी बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। इससे क्या होता है तो किसान को उपजाऊ, अगर एक कट्ठा में 1 मन खेती होती है, धान होता है, गेहूं होता है, जो भी हो, तो अगर जलोढ़ मिट्टी आती है और तुरंत चली जाए तो मुझे लगता है, जैसा कि मुझे विश्वास है कि कम से कम 10 केजी निश्चित रूप से बढ़ जाएगा। यानी कि जहां 1 कट्ठा में 1 मन होता है, 1 कट्ठा में 50 केजी हो सकता है। तो यहाँ पर एक बाढ़ वरदान के रूप में साबित होता है किसानों के लिए। अभिशाप इस रूप में है, क्योंकि बाढ़ तो आती है और बराबर आती है, खेत में पानी रहता है, जिससे क्या होता है तो किसान खेत में धान बोते हैं, जिसको मिथिलांचल में बिया कहता है, उसको बाढ़ जो है सो लेकर के डुबो देती है। किसान पुनः खरीदते हैं, पुनः उसको रोपते हैं, पुनः खरीदते हैं, पुनः रोपते हैं, पुनः बाढ़ आ जाती है। इस तरह से किसान परेशान हो जाती है। प्रश्न ये उठता है, इस समस्या का समाधान हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो समस्या का समाधान सिंपल बात है। सिंपल बात यह है कि जिस तरह से भारत और नेपाल के बीच में एक संधि हुई है, इस संधि के तहत नेपाल को मुआवजा देनी चाहिए। लेकिन नेपाल कहता है कि हम बहुत गरीब देश है, हम कैसे मुआवजा दे सकते हैं, खाने के लिए मरते हैं। क्योंकि नेपाल की आधी आबादी ऊंचाई पर रहती है, जब वे परेशान हो जाता है तो पानी छोड़ दिया जाता है। होता यह है कि बिहार के 7 जिला नेपाल से सटे हुए हैं, सबसे ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं। जिस जिले में पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, कटिहार, अररिया, मधुबनी, सुपौल, सीतामढ़ी, ये सब जिला आता है, ये जिला निश्चित रूप से तबाह हो जाते हैं। और कोसी नदी के किनारे जो बसे जिले हैं, जैसे कि पूर्णिया है, सहरसा है, कटिहार है, अररिया है, मधेपुरा है, ये सब तो जलमग्न हो जाता है। लगभग 50 लाख से 1 करोड़ आबादी जल की विभीषिका से तबाह रहती है। लोग खाने के लिए तरस जाते हैं। लोग अपना घर बार को छोड़ करके कहीं सुरक्षित स्थान को चुनते हैं कि किसी तरह हम सुरक्षित रह सके। अपने कुछ आवश्यक के सामान ले लेते हैं, बच्चे को ले लेते हैं। यहाँ तक कि उसके पास यह व्यवस्था नहीं रहती है कि पहुँचेंगे तो केला का नाव बनाया जाता है, जिसके पास जो भी सामर्थ्य रहता है, और वे इस तरह से अपने सुरक्षित स्थान को ढूंढते हैं। ऊंचाई वाले स्थान पर अपना टेम्पोररी काम निकालते हैं। प्रश्न ये उठता है कि इतनी बड़ी समस्या को देखने वाले, सुनने वाले हमारे कोई नेता नहीं है, केवल वोट लेने के लिए आता है। वैज्ञानिक युग में ये नहीं हो सकता है कि बिहार को अगर हम भौगोलिक दृष्टिकोण से 2 पार्टों में बांटते हैं, उत्तरी बिहार और दक्षिणी बिहार। दक्षिणी बिहार बाढ़ से परेशान नहीं रहता है, बाढ़ उनको परेशान नहीं करती है, उनके पास पानी की समस्या है, और हम लोगों के पास पानी इतना है कि हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं। जीविका की आवश्यकता होती, खास करके अभी कोरोना का दौर है। लोग मजदूर, खास करके बिहारी मजदूर, अपने अपने गांव में डेरा जमाए हुए हैं। उनको एकमात्र आशा है कि गांव में खेती करें,
मजदूरी करें, अगर वो भी बाढ़ के कारण उनको नहीं मिलता है तो वे खाने के लिए मर जाएंगे। इस चैनल के माध्यम से हम सरकार को भी आगाह करना चाहते हैं कि अगर सरकार में अगर इच्छा शक्ति हो तो बाढ़ के लिए और बाढ़ जैसी विभीषिका को रोकने के लिए सरकार निश्चित रूप से सफल हो सकती है। जैसे कि उत्तरी बिहार में बड़े बड़े डैम बना करके इससे पनबिजली उत्पन्न करेंगे, जिससे किसान बहुत कम कॉस्ट पर अपने खेती में पानी का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि पंजाब वगैरह में होता है। इसके लिए सरकार को कठोर निर्णय लेना पड़ेगा। बड़े बड़े डैम बनाकर पनबिजली का उत्पादन करना होगा, उससे भी रोजगार मिलता है। दूसरा, नहर, जगह जगह नहर तैयार करना होगा। इससे क्या होगा तो पानी का जो बहाव है वो नहर के माध्यम से चला जाएगा। आवश्यकता पड़ेगी तो किसान नहर के माध्यम से सिंचाई का काम कर सकती है। अगर सरकार चाहेगी तो निश्चित रूप से हम उत्तर बिहार के लोगों बाढ़ से छुटकारा पा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक कैसा लगा? आशा करते हैं कि आप लोगों को यह टॉपिक अच्छा लगा होगा। अगर यह टॉपिक अच्छा लगा होगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा बेल आइकन को दबाना न भूलें। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।